तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी, जो पहाड़ों को नुकसान अगर हम पहुंचाएं तो पहाड़ों को भी गुस्सा आएगा। लेकिन विकास कार्य भी वक्त के साथ ज़रूरी हैं, लेकिन विकास के साथ साथ जो प्रकृति है उसको भी कैसे उसका संरक्षण भी साथ साथ में किया जा सके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसी को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे कि जो प्रदेश की स्थिति है, जो लैंडस्लाइड वाले जोन हैं या जो क्रॉनिक जोन बढ़ रहे हैं जिससे दिक्कतें आ रही हैं, उन पर सरकार किस तरीके से काम कर रही है और विपक्ष के क्या सवाल है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ प्रभा बंदुनी जी हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ मीनाक्षी घिल्डियाल जी हैं, यूकेडी की प्रवक्ता हैं। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ आशीष सैनी जी हैं। सैनी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जेपी मैठाणी जी हैं, पर्यावरणविद हैं। मैठाणी सर, बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। शुरुआत मैं प्रभा जी आपसे कर लेता हूं। जैसे प्रदेश में जो क्रॉनिक जोन है, यानी कि जो 62 चिन्हित किए गए, एक संख्या है क्रॉनिक जोन, यानी कि जहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें वहां से बढ़ रही हैं। क्या लगता है कि इस ओर जो ध्यान दे रही है सरकार और जो कोशिशें कर रही है, जो ये दावे भी किए जा रहे हैं कि तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित करके उन्हें ठीक किया जा रहा है, तो आप लोग सफल पाते हैं अपने आप को या फिर अभी बहुत ज़्यादा इस पर काम करना बाकी है? जी रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे सरकार ने अभी एक बहुत ही अच्छी पहल की है वो है उन सेंसिटिव जोन को चिन्हीकरण करना, जहां पर कि यह इस टाइप के लैंडस्लाइड का जो हम कहते हैं दैवीय आपदा है वो ज्यादा आती है। क्योंकि जब हमारे पास चिन्हीकरण होगा तो अभी से जब भी हम रिपोर्ट ये देख रहे थे कि उन्होंने ऐसी जगहों पे और पहले से ही वहां पर अगर स्कूल है या वहां पर हमारे कोई इस प्रकार के हम कह सकते हैं कम्युनिटी सेंटर टाइप होते हैं, वहां पर जो हमारे कर्मचारी नियुक्त होते हैं वहां पर उपकरण भी दे दिए गए हैं कि अगर कभी ऐसी दैवीय आपदा आती है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। तो ये चिन्हीकरण कर देना पहले से, ये तो बहुत ही हमारी सरकार का स्वागत योग्य कदम है। देखिए, हमारा पहाड़ उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, तो दैवीय आपदाएं आना तो ये तो स्वाभाविक है। नेचुरल हम कह रहे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कभी पहाड़ है, कभी बाढ़ आ जाती है। तो ये चिन्हीकरण करने का कार्य जो सरकार ने किया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अब दूसरी चीज मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी, जैसे अभी रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि सरकार इसमें पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सरकार ने पहले से ही क्योंकि मेन जो ये लैंडस्लाइड होता है ये आप देखेंगे मानसून के सीजन में जब बारिश वगैरह होती है तो ज्यादा ये चीजें होती हैं। तो उन सब चीजों को अभी से अगर ध्यान में हमने रख लिया है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब कभी इस प्रकार से कोई आपदा आएगी तो उसके लिए सरकार भी तैयार रहेगी और मुश्किलों का सामना उतना नहीं करना पड़ेगा जितना हम कह सकते हैं कि एक हमें क्षति पहुंच सकती है कि अगर हम पहले से तैयार ना हो। तो समय समय पर चिन्हीकरण होना चाहिए। तीसरी बात अगर मैं ये कहूँ कि विकास के कार्य जो वहां पर चल रहे हैं, तो देखिए विकास के कार्य में भी आजकल ऐसा नहीं होता है कि आप बिना किसी सर्वे के कहीं पर भी विकास कार्य हो जाता है। चाहे आज वहां पे रेल पहुंचाने की बात मैं आप करूंगी तो उस क्षेत्र का भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन दिख रही है उसका भी पहले सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा निरीक्षण किया है, उसकी जांच पड़ताल करी है। और जहां पर ये लगा था कि सेंसिटिव जोन है, पहले तो उस वाले रूट को लिया ही नहीं गया, उन्होंने अलग से उसके लिए रोड मैप तैयार किया ताकि वो क्षेत्र उससे कट जाए। दूसरा, उसके बाद वहां पर जो उपकरण यूज किए जा रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं रवि जी, तो अगर आप बोरिंग के लिए मशीन देखें तो टीबीएम टाइप की मशीनें जो बहुत ही अत्याधुनिक मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कम से कम क्षति हो और कम डायामीटर की मशीनों से वो आप वहां पे बोरिंग कर सकते हैं जब वहां पे काम चलेगा, और जिसकी वजह से हम कम समय में ज्यादा काम भी हमारा हो जाएगा और कम हम कहेंगे कि ड्रिलिंग और हम जिस टाइप से विकास होगा उसको कम से कम पहाड़ को नुकसान पहुंचाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हम देखें तो रवि जी देखिए, विकास भी बहुत जरूरी है, अगर ये समय की तो मांग है ही। बाकी अगर हमारे राज्य का हम ये देखें आधुनिकता के साथ अगर हमें अपने राज्य का विकास करना है, यहाँ का राजस्व बढ़ाना है, रोजगार देना है, और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है अगर हम इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं फायदा पूरे देश को भी पहुंच रहा है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो कहीं ना कहीं देखिए सीमा दो देश हमारी सीमाओं से जुड़े हुए हैं। एक चाइना को लगा लीजिए जो सबसे बड़ा हमारे लिए खतरनाक है, अगर वहां से कोई भी गतिविधि हमारे देश में होती है आप सोच सकते हैं जब यहाँ पे कोई इस टाइप की गतिविधि होगी तो सेना को वहां तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है, वहां तक हथियार पहुंचाने में अभी तक कितना समय लगता है। लेकिन जब ये रेलवे लाइन बन जाएगी तो वहां तक पहुंचने में मात्र कुछ घंटों में ही
सेना भी वहां तक पहुंच जाएगी और उनको हथियार भी बहुत जल्दी हम अपनी वो सेना वो तक ठीक पहुंचा बात है, सकते हैं। लेकिन जैसे जो 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 इस तरीके के जोन हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है, चिंता का विषय तो ये है ना कि हमारे पास जो लैंडस्लाइड जोन है, जो क्रोनिक जोन है, यानी कि जहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, वो बढ़ रहे हैं, तो वो तो चिंता है। जी रवि जी, इसीलिए समय समय पर पहले ये होता था कि हम सोचते थे कि नहीं पहाड़ है, दैवीय आपदा यहाँ पर आ जाती है, तो उसके बाद ही हम कोई कार्य या कदम उठाते थे। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि अब क्योंकि अब हमारे पास संसाधन बहुत ज्यादा है, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार, मैं कह सकती हूँ टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, जिससे हम सेंसिटिव जोन का भी पता लगा सकते हैं। बल्कि अब तो ऐसे ऐसे हम कहेंगे टेक्नोलॉजी की, हमें कुछ समय पहले ही ये पता चल जाता है कि यहाँ पे भूकंप की संभावना बहुत ज्यादा है, या आने वाले ये कह सकते हैं कि सेम टाइम में उन चीजों का इस्तेमाल करके हम बहुत जल्दी ये भविष्यवाणियां कर दी जाती है कि किस समय कौन सी आपदा वहां पर आती है। लोगों को अलर्ट भी कर दिया जाता है कि आप अपने घरों से बाहर चले जाइए। तो देखिए, जो हमारे सीमावर्ती लोग वहां पर रहते हैं, निश्चित तौर पर वो एक संवेदनशील एरिया में रहते हैं, और उसका विकल्प ये है कि हम उनको सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारी सरकार ने उनको उपकरण दिए हैं, उनकी सहायता के लिए पहले से ही उनको बता दिया गया है, तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, और इसमें हम आने वाले समय में देखेंगे और भी हम अच्छे से उनको इस बारे में बता पाएंगे। आशीष सैनी जी, प्रदेश में जो क्रॉनिक जोन है वो बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो चाहे वो ब्लैक स्पॉटों को चिन्हित करने की बात हो, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का ये दावा है कि हमारी ओर से चिन्हीकरण किया जा रहा है, उस पर काम भी किया जा रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण भी वक्त की मांग है और तमाम चीज़ें सही हो रही हैं। आपने सुना भी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी बता भी रही थी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं दो लाइन कहूंगा, उसके बाद अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि वो बोल रहा था इस सलीके से कि अगर एतबार ना करता तो क्या करता। यानी भाजपा के लोगों के लच्छेदार भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि वास्तव में सड़क सुरक्षा और भूस्खलन से बचने के लिए सरकार ने तो बहुत सारे काम कर दिए। तो मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को लगा कि यार इतनी बड़ी जानकारी, इतना बड़ा काम हो गया और हमें जानकारी नहीं है। तो वास्तविक स्थिति यह है कि केवल भाषणों तक सीमित है, कागजों तक सीमित है। जब किसी जगह पर भूस्खलन होगा, उस जगह का एड्रेस वो अपनी डायरी में लिख लेते हैं, यानी उसका चिन्हीकरण हो गया। अब बात आती है चिन्हीकरण पे काम करने की। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहां पर सड़कों को बचाना, भूस्खलन से बचाना और तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचाना एक बड़ी गंभीर समस्या है। दूसरा, जो नदियों के किनारे, नालों के किनारे जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, जिसके समय में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कुछ आदेश दिए गए हैं, उनका पालन वर्तमान सरकार में नहीं हो रहा है। उसकी अनुपालना ना होने के कारण से बहुत सी जगहों पर छोटी छोटी प्राकृतिक झील बनती है जो एक बड़े दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो ये दोनों विषयों पर राज्य सरकार ने अभी तक 2017 के बाद से लेके आज तक एक सिंगल विभाग को कोई एक सिंगल चिट्ठी भी नहीं लिखी है। इतनी बड़ी बड़ी बात हमारे प्रवक्ता महोदय ने बताई। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इनको ये जानकारी शायद किसी ने दी होगी, लेकिन मेरा ये वक्तव्य है कि वो गलत दी गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर जो काम किए चाहिए, जो क्योंकि वो उसमें एक प्राकृतिक आपदा के जोन में आते हैं, तो उसमें वैकल्पिक मार्ग बनाने की व्यवस्था है या फिर जो उसको ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था है, वो अभी तक कहीं ना शुरू की गई है, ना उसकी कोई कार्य योजना है और ना ही सरकार का उस ओर कोई ध्यान है। सरकार का ध्यान तो केवल उत्तरकाशी में पंचायत करने पर है। सरकार का ध्यान जनता की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं है। ठीक है, मीनाक्षी घिल्डियाल जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात हमने सुन ली, लेकिन जो पहाड़ों पर ये बात आ रही है कि पहाड़ पर भी गुस्सा है, क्रॉनिक जोनों का बढ़ जाना, जो लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पर भी दिक्कतें हो जाती हैं, और मानसून सीजन तो इसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन शीतकालीन यात्रा भी शुरू करनी है, सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी होती है पहाड़ों पर। लगता है आपको कि यहाँ पर रही सरकारी या मौजूदा सरकार इसको लेकर गंभीर है? देखिए, अगर सरकारें गंभीर होती तो मुझे लगता है कि स्थिति यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। अगर हम बात करें कि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी यहाँ पर कि एक सोने की मुर्गी होती है। एक स्टोरी शायद हम सभी ने सुनी है वो, कि एक सोने की मुर्गी होती है जिसको राजा जो है वो सोने के अंडे देती है वो मुर्गी। तो राजा उसे एक ही दिन में काट देता है कि उससे से रोज मुझे इकट्ठे सोने के अंडे मिल जाएंगे। तो होता क्या है कि ना मुर्गी हाथ लगती है, ना सोने के अंडे हाथ लगते हैं। आज अगर ये बात कर रहे हैं कि हमें विकास की ज़रूरत है और विकास करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, लेकिन आप ये सोचिए विकास किस कीमत पर हो रहा है।
आप ये देखेंगे कि अगर ये बोल रहे हैं कि हमें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है पहाड़ों पर, इसलिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, तो आप अगर असलियत देखेंगे तो मूलभूत सुविधाएं भी वहां के लोगों को नहीं मिल रही हैं। दरअसल ये जिस तरह का ये विकास की जो बात कर रहे हैं, जो ये रोड कटान, जो पहाड़ों के कटान लगातार हो रहे हैं, आप देखेंगे कि लगातार स्टडीज और रिसर्च में ये चीजें जो हैं आई हैं कि ये बहुत ही फ्रेजाइल माउंटेन है, यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं चलेंगे। तो हमें ये बात से हम भी एग्री करते हैं कि यात्रा पे हम लोग डिपेंड करते हैं, हम लोग ये टूरिज्म को हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमें ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि यहाँ का जो भौगोलिक जो परिस्थिति है, जो एनवायरनमेंट है, वो किस तरह का है, और यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा इको टूरिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, जोशीमठ का भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहां पे जो बिल्डिंग्स बनी थी, अनप्लान्ड जो कंस्ट्रक्शन वहां पे हुआ था, जहां 6-6, 7-7 मंजिला वहां पे होटल बने हुए थे, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इन आपदाओं को न्योता दे रही है। आप ये बताओ कि आप इतना डेवलपमेंट कर दोगे, और प्रकृति तो अपने आप में इतनी विशालकाय है कि वो एक झटके में आपके सारे डेवलपमेंट को शून्य कर देगी, लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा जो वहां के रहने वाले मूल निवासी हैं, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं। उन्हें तो ना मुर्गी मिली ना अंडा मिला, और ऊपर से जान की आफत उनकी अलग आ गई। तो हमें ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी। सरकार जो बात कर रही है कि बड़ी बड़ी हमने मशीनें वहां पे लगा दी हैं, वहां पे हम लोगों, ये हमारी मतलब इनकी आप ये जो बात कर रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है कि हम लोगों ने चिन्हित कर लिए ये जोन। अरे ये आपकी उपलब्धि नहीं, ये आपकी कमी है कि ये जो क्रोनिक जोन है वो बढ़ गए हैं और ज्यादा यहाँ पे हो गए हैं। तो आप पहले उन कारणों को पता लगाइए कि क्रोनिक जोन क्यों बढ़े हैं। देखिए, हम हमेशा से ये बात करते हैं कि संवेदनशील वही व्यक्ति होगा जो पहाड़ों से जुड़ा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, वो सारे ठेकेदार हैं। और ठेकेदार क्या देखता है? ठेकेदार अपने कारोबार को देखता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व ही हम लोग बात कर रहे थे कि शीतकालीन यात्रा शुरू करनी है। वहां पे मुझे कई लोगों ने सेक्युलर कम्युनिस्ट का तमगा मेरे ऊपर लगा दिया था कि आप यात्रा से विरोध की बात कर रहे हो, लेकिन बात सिर्फ यात्रा के विरोध की नहीं थी। बात थी कि जितने ज्यादा यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, उससे यहाँ के जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, जो हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो यात्रा का स्वरूप है वो भी बदल दिया गया। वहां पे भी आप देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, सिर्फ होटल्स बढ़ रहे हैं। होटल्स, देखिए, अगर कोई यात्री आता है तो वो सुख सुविधा भोगने नहीं आ रहा है वहां पे। धार्मिक यात्रा अगर करने आ रहा है तो वो धार्मिक यात्रा करने आ रहा है, सुख सुविधा भोगने नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा ध्यान है कि हम कैसे चौड़ी रोडें बनाएं। आप उसकी लिमिट भी देखिए ना, कि ये जो फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं वहां पे कितनी लिमिट है। और बात कर रहे हैं कि सारे सर्वे होते हैं, आप ये इनसे पूछ लीजिए कि कितने सर्वे इस पे इन लोगों ने काम किया है। अगर आप जोशीमठ पे भी देखेंगे, उस पे भी सर्वे हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वहां पे अंधाधुंध अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हुआ, और आज जोशीमठ की हालत आप देख लीजिए। इसी प्रकार से आप जब यहाँ पे सड़कें बनती हैं तो सड़कों का जो मलबा है वो सीधा नदियों में डाला जा रहा है, तो उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं प्रकृति आपको दिखाएगी ना। तो ये सारी चीजें जो हैं सोचनी पड़ेंगी, और एक संवेदनशील सरकार की तरह सोचिए। ये मत सोचिए कि अदर पार्टीज के लोग हैं तो ये विरोध कर रहे हैं। आप इन चीजों को समझिए कि एनवायरनमेंट को भी संभालना हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि ये कमेटीज बनती हैं बहुत सारी, और हजारों करोड़ों रुपए जो है उन कमेटीज में वेस्ट किए जाते हैं। तो इससे पहले यही है कि हम जो भी विकास की अगर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो पर्यावरण को भी अपने मुख्य मुद्दे में रखें। नहीं, ठीक बात है कि प्रदेश हित में सोचना चाहिए। विपक्ष अगर अच्छे सुझाव देता है तो उन सुझावों को लेना चाहिए। अब इसे विस्तार से समझते हैं। जेपी मैठाणी जी हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, गूढ़ जानकारी रखते हैं, क्योंकि जब भी वो बताते हैं कि किस तरीके से जो नुकसान की बात हो रही है, या ये तो पॉलिटिकल रिएक्शन थे। लेकिन मैठाणी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, प्रदेश में अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है जो कि वक्त की मांग है, होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्रोनिक जोन या फिर जो लैंडस्लाइड जोन है, प्रोन एरियाज हैं, उनका बढ़ जाना, क्या ये बड़ी चिंता के तौर पर देखा जाए, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? इसका सलूशन क्या है? धन्यवाद सचिन, और मैं अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं ये कहना चाहता था कि जब भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं, उनमें जियोलॉजिकल स्टडी को बहुत कम तरह आंका जाता है। उसके लिए जगह बहुत कम है। मतलब इंटेलेक्चुअली
जो जियोलॉजिकल या जियोफिजिकल स्टडी होनी चाहिए। आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। तो जो जियोफिजिकली और जियोलॉजिकल स्टडीज होनी चाहिए वो तब होती है, उससे पहले कोई थर्ड पार्टी गुजरात, दिल्ली या कहीं और बैठा हो उसकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट EIA या DPR बना चुका होता है। और फिर तब बात आती है कि इसको इक्विपमेंट के सहारे यानी मशीनों के सहारे और इंजीनियर्स के भरोसे यहाँ पे सड़क निर्माण, रेलवे प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, सिडकुल का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर राजधानी के विकासात्मक कार्य, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, जोशीमठ का मास्टर प्लान, औली और गोरसों में स्कीम का इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाना, केदारनाथ के विकास कार्य, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा या इस बात के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा कि इको टूरिज्म या टूरिज्म और धार्मिक यात्रा दोनों अलग अलग हैं। जी जी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लोग अब यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के कल्चर, यहाँ के नदी, यहाँ के झरने, यहाँ के जंगल, यहाँ के जीव जंतु, वनस्पति, चिड़िया, इन सबको देखने आते हैं। और आपका विकास का मॉडल इन सबको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? सारी दुनिया मानती है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो तीसरी दुनिया के देश में हैं, उनमें विकास की गति कम है डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा। और अभी बाकू सम्मेलन में क्या हुआ कि उन विकसित राष्ट्रों ने तीसरी दुनिया के देशों को समुचित मुआवजा देने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो धनराशि उनके बजट का बहुत छोटा हिस्सा है। इसको हम अपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में समझने लगे। अगर आज का जो विषय है लैंडस्लाइड का, तो आप देखेंगे बद्रीनाथ से ही सबसे बड़ा लैंडस्लाइड पिछले 12 साल से लामबगड़ ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल। हाथी पहाड़ के नीचे नया लैंडस्लाइड एक्टिवेट हो गया। फिर टंगड़ी के पास पागल नाला हो गया। बिरही चाड़ा का लैंडस्लाइड चमोली से 9 किलोमीटर टुवर्ड्स जोशीमठ, चमोली मेन मार्केट का चमोली चाड़ा लैंडस्लाइड। फिर नंदप्रयाग का पुराना लैंडस्लाइड एक्टिवेट हो गया। सिरोबगढ़ के बारे में हम बहुत समय से सुन रहे हैं। 3 धारा हो गया, ब्यासी, बछेली खाल, और लास्ट में हम पहुंच रहे ऋषिकेश के पास। इस पूरे जोन में बीच में जब भुवन चंद खंडूड़ी जी यहाँ पे भूतल परिवहन मंत्री थे तो 3 बड़े ही लैंडस्लाइड चर्चा में थे, सिरोबगढ़, नंदप्रयाग और लामबगढ़। लेकिन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या इन्होंने जितने भी सड़क मार्ग की वाइडनिंग की एक्टिविटी की, उनमें वो गतिविधियां अवैज्ञानिक तरीके से हुई, वर्टिकल कटिंग हुई। और ये समझना चाहिए कि हिमालय के भीतर अंडरग्राउंड वाटर टेबल्स हैं, वही फट के आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट को और रेलवे की टनल को के कार्य को प्रभावित कर रहे हैं। सिलक्यारा टनल का से अभी हम उबरे नहीं हैं, उसकी वर्षगांठ कुछ समय पहले मनाई गई। आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया से कहां से वैज्ञानिक मंगाने पड़े। लेकिन आपने अपने जो लोकल जियोलॉजिस्ट थे, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जियोलॉजी विभाग है, उन वैज्ञानिकों को DPR बनाते समय या प्रोजेक्ट बनाते समय उनके सलाह मशवरे नहीं लिए, जबकि वो यहाँ की टोपोग्राफी को, यहाँ की जियोलॉजी को भली भांति समझते थे। और इसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार चाहता है कम समय में ज्यादा निर्माण कार्य हो जाए, उसको पैसा बनाना है, अपना लेबर कॉस्ट बचानी है, मशीनें बचानी है, और फिर नए प्रोजेक्ट पर नए करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के साथ नए राज्य में विकास कार्य करने। विकास की अवधारणा मूलतः विनाश से जनित हो गई है। तो जबकि दोनों चीजें जरूरी थी, विकास भी जरूरी था और इकोसिस्टम भी जरूरी था। तो हमारे यहाँ ज्यादातर हाइग्रोस्कोपिक रॉक्स हैं, हमारे यहाँ सल्फाइड्स ज्यादा है, हमारे यहाँ कमेड़ा जिसको चूना बोलते हैं उसकी रॉक्स ज्यादा है। जैसे इसको खोदा जाता है उसके बाद बरसात आती है, ये पानी सोखते हैं, फिर दिन की तेज धूप में पानी रिलीज करते हैं। इस मौसम में सिकुड़ना और पानी पीकर फूल जाना, इससे लैंडस्लाइड एक्सेलरेट होते हैं
और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो बड़े लैंडस्लाइड की संख्या आज से 4 वर्ष 5 वर्ष पूर्व 350 थी, अब 1100 के करीब पहुंच गई। बिल्कुल। और क्रोनिक लैंडस्लाइड की संख्या भी लगातार बढ़ी है। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि 1153 लोगों ने हमारे यहाँ सिर्फ लैंडस्लाइड और सड़क दुर्घटनाओं में जान खो दी। उनमें से कई लोग इन भूस्खलनों का शिकार भी हुए हैं। तो इसको वैज्ञानिक सम्मत, इकोलॉजिकली लोक सम्मत ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। भाजपा की प्रवक्ता प्रभा जी कह रही थी कि हमारे यहाँ पे बिना सर्वे के कोई कार्य नहीं होता, सर्वे ऑफ इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है। अनफॉर्चुनेटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में सर्वे ऑफ इंडिया को कोई जगह नहीं दी गई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कम डाया की मशीनें टनल खोदती हैं, तो कम डाया की मशीनें टनल खोदेंगी तो फिर बड़ी गाड़ियां और रेल और बस ट्रक कैसे जाएंगे? बड़े कार्य के लिए आपको बड़ी मशीनें ही यूज करनी पड़ती है और उसका दुष्प्रभाव हमारे रॉक सिस्टम पर, अंडरग्राउंड जियोलॉजी पर, उसकी विभिन्न स्तर की प्रस्तर की जो लेयर है, पत्थर की जो लेयर है, उन पे पड़ती है और उसकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा होती है। ठीक बात है सर। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभा बंदूनी जी, क्योंकि सरकार आप लोगों की है और ऐसे में जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, चाहे जियो फिजिकल स्टडीज़ की बात करें और या फिर बात करें हम कि जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर सीधा सा सवाल ये है कि प्लान्ड वे में जो काम है वो नहीं हो रहे हैं, ऐसा विपक्ष का भी कहना है। रवि जी, मैं पहले आपको बता दूं, जहां तक अभी ये सर्वे वाली बात हो रही है, जैसे अभी रॉक्स का हम कह रहे थे, हाइड्रोस्कोपिक रॉक्स है, ठीक है, दे एब्जॉर्ब मोर वाटर, आई कुड अंडरस्टूड। ये हम कह सकते हैं कि पहाड़ की एक हिमालय की रॉक्स है तो कंपैरेटिवली दे आर मोर सेंसिटिव। बट वहां पर ये है कि अगर हम कंपैरिजन पर आ जाए, मैं वहां पे एक कंपैरिजन आपको, मैंने पहले भी यही चीज कही थी कि तब के कंपैरिजन में और जो आज की सरकार जो वहां पर विकास के कार्य कर रही है, अब उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अब आप ये देखिए कि इससे पहले भी अगर आप जो हमारी मैं अभी सड़क कनेक्टिविटी है वो चीजें एक अलग है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल रूटीन है कि सड़कें हमारी शहरों में भी बनती हैं। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है हिमालय की, एक हिमालय में ट्रेन जा रही है, उसमें जो आप आधुनिक उपकरण की मैं आपसे बात करूंगी कि जिसकी आजकल चर्चा भी है और 2000 मेरे को लग रहा है 25 तक ये एंड में बनकर तैयार हो जाएगी। उसमें ये भी बहुत चीज आई थी कि लैंडस्लाइड पहले हमारे वहां पर जो मजदूर भाई फंसे थे, अगर दोबारा भी ज्यादा हो तो उसके लिए पहले से ही उसमें है कि डबल लेयर की सुरंग बनाई है उसमें। तो मेरा कहने का मेन मकसद यह है कि सिक्योरिटी, सुरक्षा का पूरा ध्यान उसमें रखा गया है। विकास का भी मैंने आपको बताया है कि अगर हम ये सोच के चले कि पहले की सरकारों ने तो कभी कुछ किया नहीं, हम अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारे आगे ये समस्याएं आएंगी, फिर ये होगा, तो ऐसे तो देखिए जीवन है, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। और जहां तक रही हमारे अभी विपक्ष के मेरे भाई भी ये बात कर रहे थे कि इन लोगों ने सड़क की सुरक्षा हो या प्राकृतिक, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं ये कहूंगी जो दैवीय आपदाएं आई थी केदारनाथ में पहले इनके शासन काल में, तो तब कितनी तैयार थे आप लोग, और उसके बाद उससे उबरने में इनको कितना टाइम लग गया, आपने क्या तैयारियां वहां पर करी थी। और जब वो आपदा आ गई, आपको पूरे, मैं कहूंगी पूरे देश से आपको सहयोग मिल रहा था, उसके बावजूद भी मेरे को लगता है पूरे टेन्योर में 3-4 साल जब तक आपकी सरकार रही, वहां तक वही स्थिति बनी रही। वो तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां आए, उन्होंने करोड़ों का वहां पे बजट दिया, अब उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनर्निर्माण केंद्र उसका हो रहा है, तो तब जाके आज पुनर्वास केंद्र वहां पे खुल रहे हैं। तो उसके बावजूद मतलब अब जाके वहां पर हम कह सकते हैं कि चार धाम यात्रा को विश्व, हम कहते हैं मानचित्र पर वो आ गया है। तो पहले आप अपने शासन के बारे में तो मुझे बताइए कि आपने कौन सी चार धाम यात्रा विश्व के मानचित्र पर तो पहले से ही थी, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने उस पर और बेहतर काम किए, वो अलग चीज है। मैं जवाब ले रहा हूँ। नहीं, अब अभी भी इनका ध्यान कहा है कि उत्तरकाशी, आप उस मुद्दे पर ये आते हैं, उसके बाद ये नहीं, चार धाम यात्रा विश्व के मानचित्र पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई ना मैडम। नहीं, देखिए वो पहले थी, नहीं हाँ। बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे हैं कि विश्व के, देखिए चार धाम यात्रा है, चार धाम हमारे उत्तराखंड में ही है, लेकिन विश्व पटल पर इतनी बड़ी पहचान दिलाने का जो काम किया है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना। ठीक है, अब मुख्य विपक्षी कांग्रेस की बात सुन लीजिए। आशीष सैनी जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, प्रवक्ता महोदय जो है उनसे आज आपके चैनल पर पहली बार मुलाकात हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि घर पर जाकर नाराज हूं, लेकिन मेरा एक ये कहना है कि अभी इन्होंने एक सवाल पूछा कि आपकी सरकार ने क्या किया था और जो हमने क्या काम बंद किया है।
देखिए पहले सर्वे जो किए जाते थे जमीन के भी, उनके में पत्थर कितना है और उसकी दृढ़ता कितनी है, उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करके आवश्यकता अनुसार छोटी सड़कें बनाई जाती थी जिससे उत्तराखंड का पहाड़ों में आवागमन हो सके। वर्तमान समय में यात्रियों के लिए या जनसंख्या का दबाव, इन सब चीजों को देखते हुए सड़क का चौड़ीकरण किया जाना था। उत्तराखंड राज्य में आवागमन के लिए एक्सप्रेस वे की तर्ज पर कांग्रेस की सरकार के समय में जापान और एक दो देशों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया गया था कि कैसे हम उत्तराखंड में एक चौड़े एक्सप्रेसवे को पुलों और टनल के सहारे से एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में ले जा सकते हैं अथवा नहीं, जिससे पर्यावरण को और पहाड़ों में भूस्खलन की समस्या का सामना ना करना पड़े, पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। वो सर्वे जब किया गया तो जो हमारे राज्य के मुख्य सचिव है उस समय के, उनके द्वारा इसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। और मैं एक उदाहरण दूंगा कि देहरादून के अंदर भी जहां छोटमलपुर के पास जहां उत्तराखंड की सीमा है, वहां से लेकर आशारोली चेक पोस्ट और हर्रावाला तक का एक अलग वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया। ऐसे ही एयरपोर्ट जाने के लिए अलग तैयार किया गया था। ये उस समय की जानकारी मेरे पास है। लेकिन पहाड़ों में भी यमुनोत्री से लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जोड़ते हुए उधर हल्द्वानी, नैनीताल तक जोड़ने का जो प्रस्ताव था वो जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार पावर में नहीं रही। केंद्र सरकार के जो रवैया था वो उत्तराखंड के प्रति असंवेदनशील था। और अभी हमारी प्रवक्ता महोदय ने उल्लेख किया कि जब केदारनाथ की आपदा आई तो आप क्या कर रहे थे, तो मैंने को याद दिला दूं कि इस वक्त जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो केदारनाथ आपदा में इन्होंने केवल गुजरातियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और तमाम तरह काम शुरू किया, लेकिन यात्रा में सहयोग करने के नाम पर इन्होंने केवल गाल बजाई की। उत्तराखंड के लिए अब मैं मूल विषय पर आता तब वो हूं। गुजरात के मूल विषय मुख्यमंत्री ये थे है, भाई, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात उनकी प्रायोरिटी थी, वो 2013 में प्रधानमंत्री। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हाँ। अभी भी आपके मन में वही नहीं, मैं बता देता हूँ। मतलब आप मैं बता देता हूँ। आप चिन्हित करते हो कि ये गुजरात से आया है, ये बंगाल से एक आया मिनट, है। प्रभा जी सुन लीजिएगा। आपके प्रभा जी, एक सेकंड। प्रधानमंत्री ने किया, हमने नहीं किया। मुझे हंसी आ रही है। मतलब हमारी आप नजर में तो वो कहोगे- हमारे मतलब मेहमान थे। नहीं, तो आपकी मतलब नजर वो में पता था कि गुजरात विपक्ष से को आए हैं, कोसने क्योंकि का वो या हमारे माननीय कांग्रेस को कोसने का एक प्रधानमंत्री बहाना ठीक है, ठीक मालूम है। था। प्रभा जी एक सेकंड, एक अब सेकंड। मैं लास्ट अच्छा, बात पहले सुनिए। वो लास्ट बात है, एक बार कंप्लीट होने दीजिए, आ रहा हूँ आपके आपकी जो पास। प्रभा जी, तुष्टिकरण की नीति है ना, इसी की वजह से अब हर जगह फेल हो रहे हैं। और अब बात बताइए, अब भी कह रहे हैं कि वो सामान आ रहा है, वो उसके लिए आ रहा है, वो अपने राज्य के लिए आ रहा है। तो आप कैसी सोच इस अच्छा, एक बार सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए उन्हें। बंदुनी जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए। आशीष सेन जी कंप्लीट कीजिए। नहीं, आप बहुत बेहतरीन प्रवक्ता हैं, जल्दी उत्तराखंड की नहीं, विधायक भी बेहतरीन की बनेंगी। बात नहीं, कहते लेकिन मैं हैं, अच्छा, दो-तीन सुन तो बात लीजिए, आपको ठीक है, बताना अच्छी चाहता बात है, हूं। बेहतरीन प्रवक्ता, अच्छी बात तो क्यों बात होना। बताना चाहता सुन हूं। लीजिए। आप कल जब जाएंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने, कल जब मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएगी तो उनसे बात कर लीजिएगा, धामी जी से भी। मैंने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, हिमाचल प्रदेश में भी यही आपदा आती है। वहां भी पहाड़ों को भूस्खलन का और तमाम चीजों का कष्ट झेलना पड़ता है। वहां पर उसका समाधान किया गया, बड़े बड़े पैचिंग वर्क एक स्लोप में लगाए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा सैनी जी आपसे। वो काम हाँ, एक सवाल मेरा ये है कि जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो रेल लाइन जा रही है, जो ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है, तो आप लोग इसके पक्ष में हैं कि रेल जानी चाहिए पहाड़ में, जिस तरीके से जो पहली बार ऐसा है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का काम तो पूरा होने वाला है, आखिरी चरण में है, और जो ऑल वेदर रोड है, वक्त की मांग है, चौड़ी होनी चाहिए रोडें, जो सड़कों पर काम चल रहा है, जो टनल्स बन रही हैं, इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, हमारे दो सुझाव थे। पहला, आपने रेलवे पर कहा, 1995 में रेलवे का जो ट्रैक है वो कैसे बने, तत्कालीन रेल राज्य मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा उसको सर्वे कराया गया, और आज उस पर जो काम पूरा हो रहा है वो सर्वे कराने के बाद हो रहा है उसमें। अब मैं दूसरी बात आपने कही कि ऑल वेदर रोड की, ऑल वेदर रोड में कांग्रेस पार्टी का एक सोच थी कि ऑल वेदर रोड वैकल्पिक मार्ग बनाए जाए, यानी जो वर्तमान मार्ग बने हुए हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, वो इतने मजबूत नहीं है कि उसका चौड़ीकरण किया जा सके। वो पहले से ही आपदा में झेल रहे थे, और आप पहले से ही जो कमजोर हाईवे थे, कमजोर पहाड़ के साथ बने हुए थे, उसको एकदम से चौड़ीकरण करने की जो काम शुरू किया वो गलत हो गया। सर्वे किया जाना था, बड़े पुल बनने थे और टनल बननी थी, लेकिन एक सीधा हाईवे बना था जिससे समय भी बचे,
संसाधन भी बचे और साथ ही साथ पहाड़ों की सुरक्षा भी की जा सके और उस जो ऑल वेदर रोड से वर्तमान हाईवे प्रभावित ना हो और वर्तमान हाईवे से ऑल वेदर के काम में भी दिक्कत ना आए। आज ऑल वेदर रोड के नाम पर जिन ठेकेदारों ने काम किया उसकी जांच की एजेंसी उत्तराखंड की धरती पर दिखाई नहीं दे रही है। जो क्वालिटी खराब की काम किए गए, जो उनकी ड्राइंग थी, वो सब चीजें सार्वजनिक पटल पर रखी जाए। सरकार उसमें श्वेत पत्र जारी करेगी कहाँ दिक्कत आई है। हम मानते हैं कि हो सकता है एक तरीके से बनाने में कोई तकनीकी भूल हो सकती है, तो अगली बार उसका तकनीकी सुधार किया जाना चाहिए। प्रभाबंदन जी हाईवे बनाते वक्त प्रभाबंदन जी इसी पर जवाब का ध्यान रखा गया ना स्थानीय नागरिकों का। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है उसका भी ध्यान नहीं रखा गया और दूसरी तरफ जो आप लोगों ने चौड़ीकरण पर आप चले गए जबकि कुछ और इसमें हो सकता था, ऐसा कांग्रेस का कहना है। वैकल्पिक देखिए, विपक्ष का तो काम है ये कहना कि सिर्फ इन्होंने सोचा। ये कह रही हमने सोचा था, हम ये बनाएंगे, आप विपक्ष का गला घोट दीजिए, हम वो बनाएंगे। लेकिन आप ये बताइए काम हैं? किसमें हो रहे हैं? काम तो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहे हैं। आपको जो काम थे कि सड़क बनानी है उसकी पैच वर्क कर दिया, सड़क बन गई, कहीं और टूट गई उसका पैच वर्क कर दिया, सड़क बन गई। आपने ऑल वेदर रोड है किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने। कनेक्टिविटी के आज इतने साधन बन रही है किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने। आज जो ऑल वेदर रोड के आपदाओं की जिम्मेदारी ले लीजिए आप। वो कौन बना रहा है? अगर हमारा नाम विश्व हम कहेंगे हिमालय से जो ट्रेन जा रही है ये कौन कर रहा है? आप ये देखिए रवि जी, जब हम कोई भी काम करते दैवीय आपदाएं तो देखो आती है, वो तो हमारे मैदानी क्षेत्रों में भी आती है। अगर अब हरिद्वार में बाढ़ आ जाती है, भी वो हो गए थे तो कहाँ हरिद्वार में भी बाढ़ आ गई थी कल को। कहीं पर भी ये हम कह सकते हैं परिस्थितियां कहीं पर भी उत्पन्न हो सकती है। तो फिर जब 2013 में केदारनाथ में जब आपदा आई थी उसकी जिम्मेदार आप कांग्रेस को क्यों मान रहे? फिर देवी आपदा थी, आ गई केदारनाथ में। देवी, मैंने ये नहीं कहा था, मैं इनका बयान आप सुन लीजिए। ये डिबेट में क्या बोल रहे थे कि आपसे इनको देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखकर कितने ये लोग, मैं कहती हूँ कि चिढ़ रहे हैं या भय का माहौल उनके प्रति इनका रहता है, डरे हुए रहते हैं। ये कह रहे हैं कि तब वो मुख्यमंत्री थे, हमें खुद डर तो आप रहे हैं सवाल से। वहां से उन्होंने सवाल से क्यों डरते हैं आप? सामान का सारा आप अपनी आलोचना सुनने की क्षमता तो रखिए। युवराज थे वो बैंकॉक गए हुए थे, उनकी आज्ञा नहीं थी कि आप इस सामान को दें और कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती थी कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने वहां पर भी आप देखिए कितना इन्होंने भेदभाव किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो सामान देगी वो हम नहीं देंगे वहां के शरणार्थियों को, वहां के जो हम कहेंगे श्रद्धालु है वहां तक नहीं। ये बिहार वाला पेज उठा दिया आपने गलती से। हम कहेंगे एक मिनट प्रवक्ता सारा यहाँ पर एंकर महोदय 1 सेकंड का समय, इन्होंने बिहार का पन्ना उठाकर यहाँ पढ़ दिया है। ये बिहार का पेज पढ़ा और ठीक है। नीतीश कुमार ने कहा था, ठीक है सर, वो नीतीश कुमार जी ने कहा था ये वक्तव्य कि मैं गुजरात के मुख्यमंत्री से सामान नहीं लूंगा। ठीक है, ना इन्होंने विकास करना है, ना इनको जनता की कोई चिंता है। अच्छा मीनाक्षी गिलदाल जी बता, मीनाक्षी जी हमने भारतीय जनता पार्टी ठीक है प्रभा जी, मीनाक्षी जी भारतीय जनता पार्टी की अपनी बातें हैं, एक सेकंड, और कांग्रेस ने भी यहाँ पर अपनी बात रखी है। अगर हम देखें, मीनाक्षी जी की आवाज डाउन कर दीजिएगा तो माफ कीजिएगा प्रभा जी की, मुश्किल हो जाए। और आप चैनल में बैठ के बोल रहे हैं कि सबको पता है कि उस आपदा में क्या हुआ था, ट्रक के अनाज यहाँ सड़ गए थे, लोग वहाँ पे भूखे मर रहे थे, लेकिन आपने उसको अनाज नहीं दिया। ठीक है मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी की भी हमने बात सुन ली और कांग्रेस की भी हमने बात सुन ली। आप क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस कह रही कि हम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सड़कों का चौड़ीकरण कर रही थी, हमारा तो कुछ और प्लान था, वैकल्पिक मार्ग होने चाहिए थे, फिर ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हालांकि जो उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात की उसमें उन्होंने कहा कि हमारा दूसरे तरीके से था, हम सर्वे करें। और जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं मैठानी जी से, तो उन्होंने भी कहा कि जो लोग हैं इसके एक्सपर्ट लोग हैं उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी था, कई जगह ये अनदेखी की गई है। देखिए रवि जी, अच्छा हुआ कि पर्यावरणविद यहाँ पे मैठानी जी बैठे हुए हैं और उन्होंने सारी बात बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की, क्योंकि अगर ये बातें हम लोग कहते हैं तो हमें बोला जाता है कि हम तो विपक्ष हैं, हमारा काम ही है विरोध करने का। लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि डेवलपमेंट हमें करना है, लेकिन हमें इन चीज़ों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। जो जियोलॉजिकल सर्वे की वो लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली उसकी अनदेखी हुई है और वो क्लियर है। जो आज स्थिति पहाड़ों में हुई है वो इसी कारण हुई है क्योंकि इन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया गया। आज आप देखो कि प्रभा बंडूनी जी जो हैं मैडम हमारी, बहुत ही चीज़ें जो हैं अपने पार्टी के बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं कि हमने 4 धाम यात्रा, सड़क बना दी, ये कर दिया। लेकिन आप ये देखो कि समस्या यहाँ पर है कि
आज हमारे गांव में बैठा हुआ व्यक्ति यदि वो कहीं पे इमरजेंसी की, अगर स्पेशली मैं बात करूं, अगर उसे इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल जाना है तो उसके पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं उन सड़कों का आखिर करूं क्या? अगर मैं वहां पे जो प्रसूताएं हैं उनके लिए वहां हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं उन सड़कों का क्या करूं? तो सोचिए कि आज जो बातें ये लोग टीवी डिबेट्स में आके बोलते हैं कि हमने इतनी ज्यादा सड़कें बना दी, इतनी किलोमीटर तक सड़कें बना दी, लेकिन उत्तराखंड की अगर सच्चाई देखें तो आज भी रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से हर गांव में नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पहले की जो सड़कों की कनेक्टिविटी थी वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कें तो गांव-गांव पहुंची हैं, इस बात को आप मानिए, ठीक है। वो बात अलग है कि जिस तरीके से सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें किस तरीके से पहाड़ों का दोहन हो रहा है, वहां पर मानकों का निर्माण नहीं हो रहा, वो अलग चीज है। लेकिन सड़कों का जाल तो बिछा है, बहुत तेजी से बिछा है। ठीक है, मैं एग्री करती हूँ कि सड़कें पहुंची हैं, लेकिन जिस तरह से इसका प्रचारित किया जा रहा है ना, उस तरह से सड़कें नहीं पहुंची हैं रवि जी। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे सड़कें नहीं हैं, और अगर बहुत गांव है, बिल्कुल देखिए बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सड़कें नहीं पहुंची हैं, और कई ऐसी जगह हैं जहां सड़कों की एक बार सड़क तो बन गई, लेकिन उसके बाद उस सड़क की मेंटेनेंस पे किसी ने बात नहीं की है। आज भी वहां ट्रांसपोर्टेशन, आप देखिए कितने एक्सीडेंट्स पहाड़ों के ऊपर हो रहे हैं, वो भी वो सड़क की जो स्थिति है उनके कारण हो रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, देखिए उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण को पॉलिटिकल मुद्दा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक ऐसा माउंटेनियस टेरेन, इसका जो ये है बहुत ही फ्रेजाइल माउंटेन है ये। यहाँ पे यहाँ के लोगों की सुरक्षा की भी बात करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज जो यहाँ के जो लोग हैं उनको, अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो उनको इन चीजों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले न्यूज पढ़ी थी कि इन्होंने 4 महीने में खनन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब जो लास्ट ईयर खनन की इनकम हुई थी वो इन्होंने 4 महीने में अचीव कर ली है। तो सोचिए उस खनन का, ठीक है एक तरफ आप राजस्व की बात कर रहे हैं, आय की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे जो होने वाला दुष्प्रभाव है, वो दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्रॉनिक जोन हमारे बढ़ गए हैं। तो इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा और हमें विकल्प देखना पड़ेगा। और अभी जैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बात कर रहे थे कि हमने कुछ और तरीके से सोचा था, तो यहाँ पे आप देखिए उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही है। अगर कोई गवर्नमेंट रही भी है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हमारे स्टेबल नहीं रहे हैं। हमेशा क्या हुआ है कि अगर एक कोई प्रोजेक्ट लेके आया है तो उस प्रोजेक्ट को हमेशा कैंसिल किया गया है, इंस्टेड ऑफ कि उसको आगे बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जाए। मुखिया के बदलने से बड़ा फर्क पड़ता है। जी, ये हमारे, आप देख लीजिए ना, आज 12 मुख्यमंत्री हम लोगों को मिल गए हैं, जबकि अभी आज की तारीख में आई थिंक 4 या 5 हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा आज जो बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। और आप रोजगार की बात करो, आप डेवलपमेंट की बात करो, लेकिन करोगे किसके लिए? जब वहां आपदा आएगी तो एक झटके में वहां के लोग खत्म हो जाएंगे, तो आप उस डेवलपमेंट और रोजगार का करेंगे क्या? तो इसलिए जो है ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के मुझे लगता है कि यहाँ के डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए, और डेवलपमेंट हमेशा इकोलॉजी को देख के होना चाहिए, क्योंकि ये प्लेन्स वाला एरिया नहीं है। अगर हम बात करें कि ये देहरादून है या उधम सिंह नगर है, यहाँ पे आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी कैरिंग कैपेसिटी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें पहाड़ों पे तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी, जेपी मैठाणी जी, क्योंकि उत्तराखंड बेहद खूबसूरत है, हर कोई यहाँ आना चाहता है, यहाँ की खूबसूरती का दीदार करना चाहते हैं, आते भी हैं लाखों पर्यटक यहाँ पर, लेकिन उतना ही नाजुक भी है यहाँ का पहाड़। अगर देखा जाए, आपने इस बात का जिक्र भी किया, आपने समझाया उसको। यहाँ की जो सरकारें हैं या आने वाले वक्त में होंगी, उन्हें इस डेवलपमेंट को लेकर कितनी गंभीरता से काम करना चाहिए, ताकि पहाड़ की खूबसूरती को देखने तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट को भी उसी तरीके से किया जाए, इसकी नाजुकता को देखते हुए, पहाड़ को देखते हुए, यहाँ के जो हम कहें कि जो भौगोलिक परिस्थितियां उनको देखते हुए। रवि कैंतुरा जी, ऐसा लगभग अगर हम बात करें हमारे प्रदेश के समस्त ब्लॉकों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनती हैं जी, और उनका निर्माण कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के निर्माण कार्यों से कहीं अधिक घटिया है। क्योंकि उनकी वो रिमोट एरियाज में है, उनकी उतनी मॉनिटरिंग नहीं होती। सरकार चाहे किसी की भी रही, भाजपा हो या कांग्रेस हो, इससे कोई वो नहीं, लेकिन उन पीएमजीएसवाई की सड़कों में जितना भी मलबा निकलता है, वो मलबा भी अनसाइंटिफिकली ढाल पे फेंक दिया जाता है, और ज्यादातर स्थानों पर पीएमजीएसवाई की सड़कें नेशनल हाईवे से ज्यादा ऊंचाई पे, तो मलबा बह के नेशनल हाईवे पे आता है, और नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन जोन में वो कई तरह के ऑब्स्टिकल पैदा करता है।
ऐसे उदाहरण आप कई देख सकते हैं, जैसे मैठाणापुर साड़ी का लैंडस्लाइड है या अन्य जगह के हैं, ये जिनको हमने स्टडी किया, हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। ठीक बात है। तो अन्य की बात करना उचित नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही अन्य सड़कों पर भी बात होनी चाहिए। और नेशनल हाईवे जो हैं, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ते हैं, उस पर तो ज्यादातर डिस्कशन होता ही है। और इस समय तो बद्रीनाथ वाली बेल्ट अलकनंदा वैली इसलिए ज्यादा उसमें है चर्चा में, क्योंकि वो रेलवे प्रोजेक्ट से भी जुड़ रही है। तो हमको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि जितने भी विकास खंड हैं उत्तराखंड में, उन विकास खंड में स्थानीय लोगों की, स्थानीय एक्सपर्ट्स, जिसमें पर्यावरण के, इन्वायरमेंट के, इकोलॉजी के, बॉटनी के, भूगोल के कुछ पढ़े लिखे विद्वानजन हो, उस एरिया में नियुक्त जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनके साथ तादाद में बना के रखें पीडब्ल्यूडी के सड़क निर्माण में। और ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिकमेंडेशन दे नेशनल हाईवेज बनाने वाली कंपनीज को, अलोंग विद द प्रोफेसर्स ऑफ, जो हमारे डिग्री कॉलेजों के प्रोफेसर हैं या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हमारे पास बहुत सारे विद्वान लोग हैं, और हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, जो लोग जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी का ज्ञान रखते हैं। उसके बाद बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, FRI, वन विभाग, वन पंचायतें मिलकर सड़क निर्माण के तुरंत बाद इको रेस्टोरेशन का काम करे, उसमें रोजगार मिलेगा, जंगली जानवरों को जंगलों के आसपास भोजन मिलेगा, तो मैन एंड बायोस्फीयर कन्फ्लिक्ट, मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट कम होंगे। तीसरी बात मैं एक बहुत जरूर कहना चाहूंगा कि एक कवि है, उन्होंने लिखा है, सड़क तुम अब पहुंची हो हमारे गांव, अब तो सारा गांव शहर जा चुका है। जी जी। तो माइग्रेशन को रोकने के लिए हमको डिसेंट्रलाइज मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे, और बड़े निर्माण कार्यों की बजाय इकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली, बिना कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए लोक सम्मत विधि से और एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए निर्माण कार्य किए जाएं, हाईवेज बनाए जाएं। लैंडस्लाइड होने पर, दुर्घटना होने पर त्वरित स्वास्थ्य की सुविधा हो। हमारे यहाँ लैंडस्लाइड होता है, कोई घायल होता है, गोपेश्वर हॉस्पिटल में जाएंगे, वो उसको रेफर कर देंगे श्रीनगर, श्रीनगर वाले रेफर कर देंगे एम्स, और उस बीच उस घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हेली सर्विसेज, हेली एम्बुलेंस बिना अप्रोच वाले गरीब लोगों को हमेशा उपलब्ध हो, ये ऐसा एक तो दिवा स्वप्न ही है, मतलब बड़ा मुश्किल काम है। और ये बात ये भी है कि पॉलिटिकल विल कितनी है। हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे हैं, वो हमारे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, हमारे लोग, उनके स्वरोजगार, पहाड़ की कैरिंग कैपेसिटी के लिए कितने संवेदनशील है, ये भी जरूरी है। ये भी बहुत पहाड़ जरूरी है की कैरिंग कैपेसिटी का पूरा प्रभाव मैदानों पर पड़ता है। अगर टिहरी डैम में कुछ भी डिस्टरबेंस होगा तो दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली ये सब बह जाएंगे। बिल्कुल। तो हाल इससे छेड़छाड़ खतरनाक है सारे देश के इकोसिस्टम के लिए और देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। बिल्कुल, तो बहुत थोड़ा सा गंभीरता से देखा जाए। बहुत अच्छा सुझाव दिया है जेपी मैठानी जी आपने, और आपने बताया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किस तरीके से ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के भीतर क्या है और ये पहाड़ कितने नाजुक हैं। बहुत शुक्रिया मैठानी जी आपका, मीनाक्षी घिल्डियाल जी, प्रभा बंदूनी जी, आशीष सैनी जी। वक्त इतना ही है तो चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमान का बहुत शुक्रिया। आप उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, यहाँ की हसीन वादियों में हर कोई आना चाहता है, लुत्फ उठाना चाहता है यहाँ के पहाड़ों का, प्रकृति का। लेकिन इस पहाड़ पे जिस डेवलपमेंट को किया जा रहा है, जिस विकास को किया जा रहा है, उसमें पहाड़ कहीं कहीं पर गुस्सा भी होता है। यही वजह है कि क्रोनिक जोन जैसी जो समस्याएं वो सामने आने लगी हैं। अब इस पर ज़रूर देखना है कि कैसे यहाँ पे विकास को किया जाए, लेकिन यहाँ की जो प्रकृति है उसको संतुलन बनाकर किया जा सके, जिस तरीके के पहाड़ हैं। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।